प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड में ही नहीं पूरे देश में उथल पुथल का माहौल है और आप युवा बहुत ही ऊर्जावान हैं और कुछ भी करने में सक्षम हैं। चाहे पढ़ लिख कर कोई अपना मुकाम हासिल करना हो या लड़कर अपना अधिकार पा लेना। जैन जी की ये सबसे बड़ी खासियत है और मैं इस ऊर्जा को चाहता हूं कि और अधिक प्रखर हो ताकि उसका एडवांटेज आपको, आपके परिवार को, सोसाइटी को और पूरे नेशन को मिले। तो मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चलनी चाहिए। पढ़ाई अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अपनी उन्नति के लिए, और लड़ाई अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए। अभी चल रहा है झारखंड में भी, आप देख रहे हैं, एक तरह से कहें कि सफाई अभियान यहां चल रहा है। यहां पर जेपीएससी के चेयरमैन से लेकर अन्य अधिकारी और कर्मचारी जेल की हवा खा रहे हैं और मैं तो कहूंगा कि ये माहौल पूरी तरह से तब तक शांत न हो जब तक अच्छी तरह से यहां पर झाड़ू न चल जाए। और इस क्रम में अगर पीछे भी जाकर कुछ देखने की जरूरत हो, झांकने की जरूरत हो, वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत हो जो बैकडोर से एंट्री पाकर और झारखंड के प्रशासनिक पदों पर या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर वहां के भी माहौल को दूषित कर रहे होंगे, तो उन्हें पकड़कर चिन्हित करके बाहर करने की जरूरत पड़े तो भी किया जाना चाहिए। एक बार का अगर ऑपरेशन सही ढंग से हो जाए तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, झारखंड भी स्वस्थ हो सकता है। तो उम्मीद करें कि कुछ वैसी ही कार्रवाई यहाँ पर होगी और एक नया सवेरा झारखंड में देखने को मिलेगा। आप अपना काम कर रहे हैं, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें मेरी और स्पर्धा की पूरी टीम आपके साथ है, क्योंकि आप और हम एक ही मिशन में लगे हुए हैं। आप भी चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करें और राज्य की सेवा करें। हम भी चाहते हैं कि आपके उस मिशन में आपके मददगार बने और वही करते भी आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो निश्चित रूप से हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है और आपको ये भी मालूम है कि स्पर्धा प्रकाशन पहले केवल पुस्तकों के थ्रू ही आपका मार्गदर्शन करती थी, लेकिन अब ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू भी यह आपके साथ जुड़ रही है और स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इसके बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं, तो उससे भी आप जुड़े। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, यह स्पर्धा प्रकाशन का ऑफिशियल ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड करके इससे जुड़ सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स और बुक आप यहाँ से देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो सामान्य बातें थी, लेकिन मैं यहाँ इस निगेटिविटी के दौर में भी एक पॉजिटिव राह दिखाने के उद्देश्य से आपके सामने हूँ, और वो है कि मैं चाहता हूँ, इसके पहले भी एक आपके सामने हमने झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन लाया था, थोड़ा लंबा सेशन था, जिसको आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया और बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि वो काफ़ी यूजफुल रहा। तो उसी तरह के कुछ एडवांस लेवल के भी हमारे सामने में करंट अफेयर्स, खासकर झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न लाए जाएं, ताकि हमारी तैयारी भी साथ साथ चलती रहे करंट अफेयर्स की, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएं तो हम उसका जवाब दे सकें, उसका आंसर कर सकें। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा फील्ड है जो एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। करंट अफेयर्स के लिए लंबे समय तक कोशिश करने की जरूरत होती है और एक तरह से काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। छोटी छोटी घटनाओं को भी जो आपके काम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको कलेक्ट करने की होती है। तो मुझे खुशी है कि आज का ये सेशन आपके सामने लाते हुए ये इसी से रिलेटेड, झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड ही आज का ये क्लास है, और जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड के लिए ये यूजफुल है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं,
उनको देखें और अपना नॉलेज इन्हेंस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में आप देखें, सभी जानते हैं मैया सम्मान योजना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आप यहां देख पा रहे हैं, हाल के वर्षों में झारखंड सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वित्तीय भार मुख्यतः किस मद से वहन किया जा रहा है? अभी तक तो आप देखते थे, सुनते थे कि कितनी राशि दी जा रही है, कितने रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन किस मद से ये खर्च किया जा रहा है, यह एक अलग प्रश्न है और बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इस कड़ी में ये पहला प्रश्न आपके सामने ये दिख रहा है। इसमें ऑप्शन जो हमारे सामने है, केंद्रीय सहायता, क्या इसके लिए सेंट्रल असिस्टेंस मिल रहा है? नहीं। राज्य की समेकित निधि कंसोलिडेटेड स्टेट फंड, यही है जहां से कि इसको फंड मिल रहा है। जिला खनिज प्रतिष्ठान DMF, मिनरल फाउंडेशन DMF, या CSR सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का फुल फॉर्म होता है सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो यूजुअली जितने भी झारखंड राज्य में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर में काम करने वाली एजेंसियां होती हैं, माइनिंग की हो या इंडस्ट्री हो या और भी कोई प्रोडक्शन वाली कंपनी हो, उनके लिए एक फंड रखना ये अनिवार्य होता है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे तरह तरह के डेवलपमेंट के काम कराए जाते हैं। तो ये, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर इस कड़ी में राज्य की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इसके लिए एक फंड होता है जिसको कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको उसमें इस्तेमाल कर सकता है। तो और करेक्ट आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। और इसके बारे में आपको तो पता है ही कि इसमें 2500 रुपए की राशि दी जाती है 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए, 18 से 50 वर्ष वुमेन इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इतने की राशि दी जाती है एक बार में ही, कहीं कहीं जब सरकार नहीं दे पाती है बीच में, तो एक बार में भी वो दे सकती है 30,000 रुपए एक साल का। अगला प्रश्न आप देखिए, ये झारखंड में जिला खनिज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको जानना चाहिए। झारखंड में जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि के उपयोग को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने मुख्यतः किस प्रकार की अनियमितताओं की ओर संकेत किया है? तो ये झारखंड जिला खनिज प्रतिष्ठान जो माइंड एरिया होता है उसके लिए ये फंड गठित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट इनफैक्ट होता है, ये एक ट्रस्ट होता है जो इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। इसमें जो पैसे एकत्रित किए जाते हैं, जो माइनिंग के थ्रू जो एजेंसी माइनिंग करती है उससे जो वहाँ का डिस्ट्रक्शन होता है उस सबको भरपाई करने के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो इसी के अंदर में रहता है। DFMT उसको बोलते हैं, DMFT। तो उसके पास रहते हैं और वो उसका खर्च करने का वो उसके लिए प्लान तैयार करती है और कहाँ किस मद में कितना होना चाहिए वो उसके लिए एलोकेट करती है, करणांकित करती है। तो अभी हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने कुछ डिस्क्रिपेंसी की ओर उसने ध्यान दिया, लाया, संकेत दिलाया है। तो वो कहाँ पर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ए केवल सड़क निर्माण में खर्च, बी निर्धारित उद्देश्य से हटकर व्यय एवं परियोजनाओं में विलंब, केवल शिक्षा क्षेत्र में निवेश, विदेशी कंपनियों को अनुदान। तो कहां पर अनियमितताओं की ओर संकेत किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो केवल सड़क निर्माण में खर्च इसकी ओर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है बी, निर्धारित उद्देश्य से हटकर व्यय एवं परियोजनाओं में विलंब। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। अब झारखंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड
फाउंडेशन फंड 2016 से 19 तक आप देख रहे हैं कि कितना कितना हुआ है। कलेक्ट कितना हुआ 4,718 करोड़ और अप्रूव्ड कितना हुआ 3,842 करोड़ और जबकि यूटिलाइज हुआ केवल 1166 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि कितना फंड बचा हुआ है और उसका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में है, जिसको खर्च नहीं कर पा रही है DFMT। अब अगला प्रश्न आपको है, इसमें झारखंड में प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पंप्ड स्टोरेज, ये एक नया टर्म आपके लिए हो सकता है कि हो। पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है, यही पूछा गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन में कोयला उत्पादन को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को विकसित करना, सिंचाई क्षमता बढ़ाना, शहरी पेयजल की आपूर्ति। तो अब आप सोचें कि ये पंप्ड योजना क्या है, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट क्या है। तो कोयला उत्पादन, ये पंप्ड, ये तो नहीं हो सकता है, तो ये हमारा कट गया। नवीकरणीय ऊर्जा की भंडारण क्षमता विकसित करना, एक्चुअली यही हमारा सही आंसर है। सिंचाई क्षमता बढ़ाना, ये नहीं है और शहरी पेयजल से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली एक, अगर ये डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जब सरप्लस एनर्जी स्टेट के पास होता है तो लोअर रिजर्वायर से, इस लोअर रिजर्वायर जो डैम, अगर मान लीजिए कि 2 डैम है, एक ऊपर में और एक नीचे, और ऊपर वाले डैम में पानी कम है, नीचे वाले पानी में, नीचे वाले रिजर्वायर में पानी पड़ा हुआ है, तो पंप करके, अगर अधिक आपके पास एनर्जी है तो पंप करके यहां से उस पानी को वहां पहुंचा दिया जाता है अपर रिजर्वायर में। ये आप देख पा रहे हैं, यही पंपिंग करके इसको यहां पर भेज दिया गया। और फिर जब स्कैर्सिटी आपके पास है, आपके पास बिजली की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में यहां से पानी को ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण के थ्रू फिर नीचे की तरफ उतारकर इस रिजर्वायर में लाया जाता है और इसी बीच में हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट खड़ा रहता है, जहां पर कि टरबाइन लगे हुए रहते हैं और इस पानी के प्रेशर से, फ्लो से वो टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का जो था वो नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण क्षमता को विकसित करना था, ताकि इससे अधिक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और सरप्लस एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। अगले प्रश्न पर अब आते हैं। ये प्रश्न है, हाल के वर्षों में झारखंड के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन एवं स्वच्छ ऊर्जा निवेश, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा निवेश की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आज का या रिसेंट, चाहे वो स्टेट के टर्म में हो या नेशन के या इवन इंटरनेशनली, ये एक बहुत ही बर्निंग ये मुद्दा और पॉइंट है जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं पर चर्चा हुई है किस जिले में। तो योर करेक्ट आंसर इज बोकारो, ये जानने वाला प्रश्न था। बोकारो में इस पर चर्चा हुई है, इसके निवेश पर। और इसमें अब जाने कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इनफैक्ट है क्या। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वाटर H2O ये वाटर का फॉर्मूला है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 2 चीजें हैं H2O में। हाइड्रोजन जो कि एक ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन, तो अगर H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जो हाइड्रोजन मिलेगा इसको हम उपयोग कर सकते हैं अपने ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में। और इस प्रोसेस में हमारा ये हाइड्रोजन जो मिलेगा वो एक रिन्यूएबल फॉर्म में रहेगा या एक ग्रीन
एनर्जी के रूप में रहेगा। इसमें इसके प्रोडक्शन में न तो स्मोक निकलेगा न धुआं निकलेगा, तो एक प्रकार से ये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगा। और इस हाइड्रोजन से फिर हम अपने तरह तरह के एक्टिविटीज़ को, एनर्जी के एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक फ्यूचर का मिशन है, जो कि अन्य जो फोसिल हमारे फ्यूल हैं उसके ऊपर ये आने वाला है, और इस प्रकार से जो पर्यावरण के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये बहुत हद तक कम करने वाला है। तो क्लियर, आई होप ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये आप देखिए, झारखंड में सिलिकोसिस के बढ़ते मामलों का संबंध मुख्यतः किस आर्थिक गतिविधि से है? अगर आप सिलिकोसिस समझ लेंगे तो डेफिनेटली इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप देखें इसका क्या क्या इसमें ऑप्शन है: चाय बागान, पत्थर खनन, मत्स्य पालन, रेशम उद्यान। तो सिलिकोसिस इनफेक्ट है क्या? तो ये फिगर में जैसा आप देख पा रहे हैं, सिलिकोसिस थोड़ा अगर बड़ा इसका इमेज होगा तब शायद आप और देख पाएंगे, लेकिन इतने से ही अभी आप काम चलाएं। सिलिकोसिस ये एक फेफड़ा, आपका ये लंग्स का ये फोटो बना हुआ है, ये इसकी एक बीमारी है सिलिकोसिस। तो ये होता क्या है इसमें? होता क्या है? होता ये है कि सिलिकॉन पार्टिकल या डस्ट, पत्थर के महीन चूर्ण या रेत के कण या धूल कण, ये जो हम अगर लगातार उसको इनहेल करते रहें, सांस के द्वारा अंदर करते रहें, तो ये हमारे फेफड़ों पर जाकर ये जम जाता है, फेफड़ों के अंदर ये जम जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये जमने से एक लाइलाज बीमारी आपके पास आती है, जिसको कि हम कहते हैं सिलिकोसिस, जो सिलिका से इस टर्म का उत्पत्ति हो रही है, तो इसीलिए इसको सिलिकोसिस बोलते हैं। तो ये सिलिकोसिस का खतरा स्वाभाविक है कि आपका आंसर इससे डिराइव हो गया होगा कि जब पत्थर खनन होता है या क्रशर, स्टोन का क्रशर चलता है, क्रशिंग किया जाता है, पत्थर को तोड़ के गिट्टी के रूप में बनाया जाता है, तो उससे काफी महीन एक डस्ट के फॉर्म में, एक धुआं की तरह से उसमें से डस्ट निकलता है, जो हम बराबर वहाँ जो लेबर होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं वो उसको बराबर इनहेल करते रहते हैं, वो सांस के थ्रू अपने अंदर में ले जाते हैं, और वो भारी जो कण होते हैं पत्थर के वो हमारे लंग्स में इकट्ठा हो जाते हैं, और जिससे ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है पत्थर खनन एवं स्टोन क्रशिंग से। अब लीजिए, अब हमारी टीम ने यहाँ पर ये ऐड भी रख दिया, जो आपको ना चाहते हुए भी आपको दिखाना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। वो ये है कि एक्चुअली हमने आपके लिए ये बहुत सारे कोर्स, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्पर्धा आप इसको नोट करेंगे, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारा ऐप है। इस पर बहुत सारे कोर्स हम लेके आए हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर हैं, पीडीएफ हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक्स हैं। तो उससे रिलेटेड हमारा ये जो 2 कोर्स अभी रिसेंट आया है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। आपने देखा होगा जेएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन लक्ष्य, इंटर लेवल पीटी के लिए एक अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, और फॉर्म भी अभी फिलअप हो रहा है। तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स का एक लक्ष्य के नाम से एक बैच आया है, लक्ष्य बैच 2026, जिसमें आप हमारे एजुकेटर्स को देख रहे हैं। इसमें जितने भी सेक्शंस हैं, हमारे मैथ्स हैं, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीके है, झारखंड है, इन सब के हमारे टीचर भी हैं, और बीच में मैं भी दिख रहा हूँ। तो ये हमारा है, और ये केवल आपको 599 में ये आपको मिल सकता है, ये ₹599 में। और यही नहीं, अगर आप इसके लिए एक हम क्विज कंडक्ट करा रहे हैं, अगर उस क्विज में आप पार्टिसिपेट करते हैं और टॉप 50 में आते हैं, तो ये फ्री में भी आपको मिल सकता है। तो ये एडवांटेज है, इसका आप ले फायदा। वही चीज है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो कि एक तरह से हमेशा ये होने वाला एग्जाम है, एसएससी कंडक्ट कराती है, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए है। और
इससे पारामिलिट्री फोर्सेज में जाने का आपको मौका मिलता है। तो इसके लिए हम लोग अभी बैच लाए हैं जिसका नाम हम लोगों ने रखा है वर्दी बैच। वर्दी इसमें पहनना मस्त होता है। अगर वर्दी पहनने का शौक या तमन्ना आप रखते हैं तो इसको आप ले सकते हैं, और ये भी बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। आप अगर इसमें भी क्विज में जाते हैं और टॉप 50 के अंदर आते हैं तो ये फ्री में मिल जाएगा। अदरवाइज 499, जो कि लगभग कुछ भी नहीं है, ये 499 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इन कोर्स से जुड़े और हमारे एजुकेटर्स जो हैं देखें वो किस ढंग से आपको लेके चलते हैं, किस तरह से आपको चीज़ों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, सो दैट कि आप अपने को औरों से आगे खड़ा पाएं और जो आपका टारगेट है उसको क्लियर करें, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। अब आइए अगले प्रश्न पर। वो ये है कि झारखंड सरकार द्वारा जीआईएस आधारित भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वाभाविक है कि जीआईएस की जहां बात अगर है तो उसमें क्या होगा, नई जिला सीमाएं बनाना ऑप्शन है, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एवं विवाद कम करना, कृषि कर बढ़ाना, वन भूमि का निजीकरण करना। तो ये सारी चीजें नहीं है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, इसको जीआईएस के थ्रू हम लोग इसको कोशिश करते हैं डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को तैयार करें ताकि कम से कम विवाद हो। आपको मालूम है कि सबसे अधिक अगर विवाद का कारण कोई है जो सिटीजन्स के बीच में, लोगों के बीच में, वो जमीन का विवाद ही है। उनके अपना डिमार्केशन का कोई सही से नहीं होता है। एक बार अमीन मापी करके कुछ बता जाता है, दूसरी बार दूसरा आता है, वो दूसरा सीमा का निर्धारण कर देता है, और इसके चलते उन्हें हमेशा एक विवाद में पड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये अगर इसके लिए जीआईएस आधारित अगर उसके लिए लैंड रिकॉर्ड तैयार कर दिया जाए तो ये विवाद बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर बी इसमें करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के किस जिले में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का सर्वाधिक महत्व है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको जानना चाहिए। ये जीके के लिए भी और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, समुद्र को तो हटा दीजिए, झारखंड का कोई भी पोर्शन किसी समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इनलैंड वाटर ही यहाँ पर है। तो इनलैंड वाटर में भी छोटी छोटी नदियों में तो जहाज नहीं चलाया जा सकता, पानी का जहाज, तो बड़ी नदियों में ही चलाया जा सकता है। तो झारखंड से गुजरने वाली एकमात्र जो बड़ी नदी है वो है गंगा रिवर, गंगा। और आपको मालूम है कि गंगा रिवर कहां से होकर गुजरती है? तो साहिबगंज से होकर गुजरती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में आपको जानना चाहिए। ये इंडिया में कुल 111 टोटल ये नेशनल, ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में नेशनल वाटरवे 1 ये गंगा से रिलेटेड है। गंगा नदी के एलॉन्ग जो वाटरवे क्रिएट किया गया है वो नेशनल वाटरवे 1 के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा, ये अगर इसकी बात की जाए नेशनल वाटरवे 2, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। ये है नेशनल वाटरवे 2। तो ये 1 का जो मामला है वो गंगा से रिलेटेड है और गंगा रिवर साहिबगंज से होकर गुजरती है। तो हमारा ऑब्वियस जो आंसर होगा, ये इसमें मैप में आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन ये हमारा झारखंड इससे होकर ये जो आती है गंगा रिवर वे ऑफ बंगाल में जो जाके गिर जाती है, तो उसमें हमारा साहिबगंज जिला पड़ता है। तो साहिबगंज इज आवर करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल के वर्षों में झारखंड के किस खनिज की नीलामी, ऑप्शन, निवेश की दृष्टि से सबसे अधिक चर्चा में रही? तो ये एक बहुत ही नॉन क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें जैसे किसमें, अभ्रक, झारखंड अभ्रक के मामले में तो रिच है ही,
लौह अयस्क, इसमें भी काफ़ी अच्छा है। लिथियम, हाल के दिनों में लिथियम ने भी काफ़ी चर्चा पाई है। कोयला ब्लॉक, तो इसमें लेकिन जिस पर निवेश के दृष्टि से, ऑक्शन नीलामी निवेश की दृष्टि से सबसे अधिक जिस चर्चा में रही है वो कोल ब्लॉक रही है, कोयला ब्लॉक। कोयला खानों की नीलामी से झारखंड को मिले 131 करोड़ रुपए। तो ये कोल माइंस से रिलेटेड है। और आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में 37 कोल ब्लॉक्स हैं, कोल ब्लॉक्स। ये नंबर तो काफी अधिक है, लेकिन प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन उस ढंग से नहीं हो सका जितना पीछे के वर्षों में होते रहा है। 25-26 में तो बहुत ही कम प्रोडक्शन कोल का रहा। तो ये रहा इससे रिलेटेड। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड में हाथी मानव संघर्ष, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक दर्ज की जाती है? तो जिस क्षेत्र में या जिस वन क्षेत्र में अधिक हाथी होते हैं, हाथियों की संख्या होगी, स्वाभाविक है कि वहीं पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो पलामू का क्षेत्र और साथ ही साथ सिंहभूम का क्षेत्र हाथियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उनका बल्कि एक मूवमेंट का कॉरिडोर भी है जो आने जाने में उनका रास्ता में पड़ता है। दलमा तो एलिफेंट सेंचुरी के नाम से ही जाना जाता है, हाथियों के लिए ही। तो स्वाभाविक है कि दलमा के आसपास में चांडिल वगैरह का जो इलाका है, जमशेदपुर, चांडिल, चकुलिया, घाटशिला, इसमें हमेशा ही हाथी और मानव का संघर्ष चलते रहता है। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो पलामू और पश्चिमी सिंहभूम ये आंसर है। देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, गिरिडीह, तो ये पलामू एवं पश्चिमी सिंहभूम। इनफैक्ट पश्चिमी हटा देना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों ही होना चाहिए, पूर्वी और पश्चिमी। या सरायकेला, खरसावां को भी इसमें जोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर हाथियों का मनुष्य से हमेशा इनकाउंटर होते रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमेशा एक टसल वाली स्थिति बनी रहती है। उसके लिए सरकार ने मुआवजा भी तय कर रखा है। पहले ये 4 लाख के आसपास था, 4 लाख था, अभी उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है कि अगर किसी एनिमल के द्वारा किसी ह्यूमन बीइंग को की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके परिवार को 10 लाख रुपये तक मुआवजा दी जा सकती है। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में जीएसटी संग्रह का सबसे बड़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? ये भी प्रेडिक्ट कर लेने लायक आपके पास ये क्वेश्चन है। तो ये कृषि तो झारखंड में उतनी मजबूत हालत में नहीं है। खनन एवं उद्योग सबसे अगर स्ट्रॉन्ग है तो यही है, खनन एवं उद्योग। पर्यटन की संभावनाएं बहुत है, लेकिन अभी तक हम लोग उसमें वो मुकाम नहीं हासिल कर सके हैं जो होना चाहिए था। और हस्तशिल्प, इसकी भी बहुत संभावना है, लेकिन इसमें भी अभी वो हाइट हम गेन नहीं कर सके हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा माइनिंग इंडस्ट्री। अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में निवेश आकर्षित करने के लिए किस नीति पर विशेष जोर दिया गया? किस नीति पर? बहुत सारे पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के जो कि यहाँ मेंशन किए गए हैं ABCD में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पॉलिसी, टेक्सटाइल अपने आप में कुछ बहुत नहीं कर सकता है। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, हाँ ये तो है कि इंडस्ट्री यहाँ पर है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जो हाल ही में सरकार ने इसको नोटिफाई किया है। हाल ही में मीन्स हो गया कुछ समय। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, ब्लू इकोनॉमी आप समझ सकते हैं कि क्या है। वो ओशन और इनलैंड मतलब नदियों के और समुद्र के तट पर या उसके अंदर से जो इकोनॉमी मिलती है, मीन्स उसमें मछली पालन से या कोरल रीफ से या अन्य किसी भी प्रकार के मोती वगैरह से जो इनकम होती है उसे ब्लू इकोनॉमी बोला जाता है। तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए झारखंड में बहुत स्कोप नहीं है। फिशरीज एक्सपोर्ट, अभी हम लोग खुद ही सेल्फ रिलायंट नहीं हो सके हैं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फिश के मामले में, तो इसलिए ये भी हमारा इसके संदर्भ में करेक्ट आंसर नहीं है।
और ये आप देख पा रहे हैं इसमें झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021। इसमें इसके में क्या क्या है कि अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़, ये टारगेट है। सब्सिडी अप टू 50 करोड़, 5 lakhs एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एडिशनल सब्सिडी ऑफ 5% फॉर SC ST वुमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। अब आइए अगले प्रश्न में, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DFM का गठन किस केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? ये झारखंड के रिस्पेक्ट में, परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DFMT, DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किससे हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इससे लेना देना नहीं है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2015, बी इज आवर करेक्ट आंसर। कोल माइंस ये भी नहीं है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी नहीं है। तो इस प्रकार इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी है, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अब यहाँ आप देखें बुक्स की बात, जैसा मैं कर रहा था, झारखंड करंट अफेयर्स 2026, ये एक बहुत अच्छी बुक थी और अब ई बुक के रूप में आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर आते हैं तो बहुत कम प्राइस में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है सबों का। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश या हिंदी में इसको जरूर लें और इसका एडवांटेज लें। और साथ ही साथ एक झारखंड ईयर बुक के नाम से भी हमने बुक लाई है, वो भी काफ़ी यूजफुल बुक है, उसको भी आप देख सकते हैं। और हमें लगता है कि हार्डली 50 रुपीज़ में वो आपको मिल जानी चाहिए। तो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से उसे भी आप ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर देखें, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है जबकि ताप विद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र अलग है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए उसमें आपके पास ऑप्शन है कि धनबाद बोकारो, धनबाद रामगढ़, धनबाद गोड्डा, चतरा देवघर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है? पहला प्रश्न ये है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। तो ये ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं धनबाद, 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 चतरा। तो इट मीन्स कि धनबाद एक कोई उसमें से है, धनबाद है भी। धनबाद जिले में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न तो ये मिल गया, लेकिन इसमें 3 जगह धनबाद है। अब दूसरा, जबकि ताप विद्युत का उत्पादन का प्रमुख केंद्र अलग है। ताप विद्युत का कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? अब ये आपको ढूंढना है, ये आपको देखना है। तो ताप विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन बोकारो में होता है कि रामगढ़ में होता है, गोड्डा में होता है, देवघर में होता है? तो आपने देखा होगा ये न्यूज में भी आया था, गोड्डा में सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। भले ही कोयले का उत्पादन धनबाद में होता है, लेकिन ताप विद्युत का सबसे ज्यादा गोड्डा में होता है। इसलिए और करेक्ट आंसर इज सी। और एक क्वेश्चन भी इनफैक्ट इसीलिए पूछा गया है कि यूजुअली उसका उत्पादन का केंद्र होना चाहिए उसके आसपास में ही विद्युत, ताप विद्युत, चूंकि ताप विद्युत में आपको कोयला ही मेन इंग्रेडिएंट होता है, वही उसका रॉ मटेरियल होता है। तो धनबाद है, तो धनबाद के आसपास में रामगढ़ पड़ता है, धनबाद के पास में बोकारो पड़ता है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते थे कि बोकारो होगा कि रामगढ़ होगा, लेकिन नहीं, गोड्डा इज आवर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में आते हैं, झारखंड में अबुआ आवास योजना का उद्देश्य किस केंद्रीय योजना के पूरक के रूप में देखा जाता है? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है झारखंड में अबुआ आवास योजना। तो इसका पूरक क्या है? अबुआ मीन्स हमारा, आवास योजना, ये इसका पूरक किसका माना जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है? तो पीएम किसान, ये योजना तो किसानों के लिए है, इसका आवास से लेना देना है नहीं है। PMAY ग्रामीण, ये इसका अगर एब्रिविएशन आपको पता होगा तो आप समझ लेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को
आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पीएम आवास योजना चल रहा है, लेकिन इससे भी जो वंचित लोग हैं उनके लिए अबुआ आवास योजना झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये इसी से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। जल जीवन मिशन अलग है, आयुष्मान भारत अलग है। जल जीवन मिशन ये जल संरक्षण से संबंधित है, जबकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से रिलेटेड। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत देखें, यहाँ पर उसका डिटेल भी थोड़ा आ गया है। हर झारखंडी का अपना आवास अबुआ आवास, ये इसका नारा है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, 25 लाख परिवारों को इसको कवर करने का है। 8 लाख आवास पर शुरू हुआ है काम। 3 कमरों का पक्का मकान, 2 लाख की सहायता राशि इसमें प्रति आवास दी जाती है। झारखंड में हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया है? एक आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में? फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, भूमि सर्वेक्षण एवं राजस्व प्रशासन के लिए, रेलवे टिकटिंग के लिए, पर्यटन टूरिज्म के लिए? तो नहीं, योर आंसर इज बी, भूमि सर्वेक्षण एवं राजस्व प्रशासन, लैंड सर्वे में इसका उपयोग, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के संदर्भ में जस्ट ट्रांजिशन शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? जस्ट ट्रांजिशन एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, और जस्ट ट्रांजिशन इनफैक्ट ये एनर्जी के फील्ड से रिलेटेड है, जहाँ की जो कन्वेंशनल पहले एनर्जी के सोर्स हमारे हुआ करते थे, उससे अब हट के नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना, या स्वच्छ एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना, इसको हम लोग जस्ट ट्रांजिशन के रूप में देखते हैं। तो अब आइए उसी के संदर्भ में देखें। कृषि सुधार, इससे उसका लेना देना नहीं है। कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण, तो ये हमारा सही आंसर है। ट्रांजिशन फ्रॉम कोल बेस्ड इकोनॉमी टू क्लीन एनर्जी, तो ये हमारा सही आंसर है। वन अधिकार से नहीं लेना देना है, पंचायती राज से भी इसका लेना देना नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? झारखंड सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या करने से सिस्टमेटिक वे में ई गवर्नेंस पॉसिबल है? मीन्स सबका अगर डेटा एक जगह रहे तो कैसे हम आसानी से गवर्नेंस का काम कर सकते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाना, ये तो नहीं हो सकता है। सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता, ये हो सकता है। ये सेवा वितरण, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो डिजिटलीकरण, जो डिजिटाइजेशन का वो मेन ऑब्जेक्टिव है। निजीकरण ये भी नहीं है, और कर बढ़ाना ये भी नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन 2026, भारत में बढ़ती तकनीक की शक्ति, और इसका मेन यही है। हाल के वर्षों में झारखंड में सबसे अधिक चर्चा किस रेलवे परियोजना को लेकर रही है? और झारखंड के लोगों से ज्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता है, बिकॉज आपने रात दिन सुना होगा कि ट्रेनें आजकल काफी विलंब से जा रही हैं, और खासकर जो बंगाल से होकर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ में जाती हैं, या चांडिल वगैरह तरफ से होकर गुजरती हैं, तो वो ट्रेनें काफी विलंब से जा रही हैं। तो उसका मेन कारण यही है, रेलवे परियोजना। और उस कड़ी में रांची दिल्ली बुलेट ट्रेन नहीं, रांची चतरा मेट्रो ट्रेन नहीं, नई दिल्ली लाइन, नई रेल लाइनों एवं कोल कनेक्टिविटी कॉरिडोर, यही सबसे बड़ी परियोजना किस रेलवे परियोजना की है? केवल हेरिटेज रेल, ये भी नहीं। तो ये नई रेल का क्या, ये मसला क्या है? नई रेल लाइन
एवं कोल कनेक्टिविटी। आप देख रहे हैं ये कोल लदे हुए इस ट्रेन में एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट ये बहुत बड़ा एक मेगा रेलवे प्रोजेक्ट है ये, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है। और एक तरह से ये जो कोल बेल्ट हमारा झारखंड का, उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का है, ये सबको एनर्जी का जो सुदूर उत्पादन केंद्र है गुजरात तक, सूरत तक, इसको ट्रांसपोर्ट करने का ये एक परियोजना है। तो एक तरह से डानकुनी टू सूरत, डानकुनी जो पश्चिम बंगाल में है, डानकुनी से लेकर सूरत गुजरात, ये गुजरात में है। तो यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन का सेंटर है और यहाँ पर कोल प्रोडक्शन। तो ये कोल को लेकर यहाँ से वहाँ चला जाया जाए ताकि प्रोडक्शन हो सके और आसानी से यहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो इसके लिए अलग रेल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और जो 6 साल में पूरा करने का है। अब आप इमेजिन कीजिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर एक्सपेंडिचर कितना है, आप इमेजिन कीजिए ये 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और ये 6 इयर्स में कंप्लीट होना है, 6 इयर्स में इसको कंप्लीट होना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी काम इस पर चल रहा है, इसीलिए ट्रेन्स वगैरह इस प्रायोरिटी बेसिस पर इसको किया जाना है। इसीलिए अभी आज के समय में जो भी ट्रेनें इधर से गुजर रही हैं, बंगाल से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए जाने के लिए गुजरात, वो सारी की सारी ट्रेनें वो डिले हो रही हैं। तो ये है नई रेल लाइन एवं कोल कनेक्टिविटी कॉरिडोर के लिए। और अगर किलोमीटर की बात की जाए तो ये मोटा मोटी 2052, ये इतना लंबा है, इसका लेंथ कितना, इतना है किलोमीटर लेंथ इस कॉरिडोर का। तो क्लियर, आई थिंक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा मुख्यतः किस कारण बढ़ी है? क्रिटिकल मिनरल्स, इसके बारे में समझना होगा कि क्रिटिकल मिनरल्स हम किसको बोलते हैं। जो मेजर मिनरल्स है उसके बारे में तो आप जान रहे हैं कि वो क्या है। मेजर मिनरल्स में आपको आयरन हो गया, कोल हो गया, ये सब है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? तो क्रिटिकल मिनरल्स में आपके आते हैं कॉपर, ग्रेफाइट, आपका कैडमियम, लिथियम। तो ये सारे आपके क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, जो कि स्टोरेज बैटरी बनाने वगैरह में, ये सब सोलर बैटरी वगैरह के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में ये सब काम में आते हैं। तो झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा मुख्यतः किस कारण बढ़ी है? तो रेशम उत्पादन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऊर्जा संक्रमण एवं बैटरी निर्माण, तो डेफिनेटली ये इसी के चलते इस पर आजकल डिस्कशन पर है। खाद्यान्न उत्पादन से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, वन्य जीव संरक्षण से इसका लेना नहीं है। तो ये सारे पर कैसे इसका प्रोडक्शन हो, कैसे इसका संवर्धन हो, इनरिच हो, मीन्स ज़्यादा शुद्ध कंडीशन में कैसे इसको पाया जाए, शुद्धता इसे कैसे शुद्ध किया जाए, इसके लिए इस पर चर्चा अभी चल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते गुरु दक्षिणा स्वरूप मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी एक नज़र डालें। स्पर्धा, जैसा कि मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि स्पर्धा प्रकाशन ने हाल के दिनों में केवल बुक पब्लिकेशन का ही काम नहीं किया है, बल्कि हाल के दिनों में इसने अपना एक कोचिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म इसने डेवलप किया है, जिसे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप देख पा रहे हैं स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो इसमें बहुत तरह के कोर्स जोड़े गए हैं, बहुत सारे कंटेंट फ्री में भी हैं और बहुत सारे पेड हैं। पेड भी इतने कि नॉमिनल, आप आसानी से उसे दे सकें। और
हमें ये पता है कि स्टूडेंट लाइफ में आपके जेब में कितने पैसे होते हैं, तो कम पैसे खर्च कर आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन ले सकें ताकि आपका जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाने का या एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट लेने का, वो आप पा सकें। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और उसमें स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, वो मिल जाएगा जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। तो इसके बाद से आप इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, अपना डिटेल वगैरह देके आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जितने भी इसमें कोर्स हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप उसको ज़रूर आप उसको देखें और वहाँ पर जाएं। और किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूज़न हो तो ये नंबर 9431360056 जो कि मेरा ही नंबर है, आप सीधे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमसे बात करें और जो भी आपके पठन पाठन में, आपके स्टडी के क्रम में जो भी यूज़फुल सजेशंस होगा, गाइडेंस होगा या मेंटरशिप होगा, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूं और आपको आपके मंजिल पर पहुँचाऊँ। तो थैंक्स। अभी तक हम लोगों ने इस सेशन के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देखा होगा और निश्चित रूप से ये जितने प्रश्न अभी डिस्कस किए गए वो आपके काम आने वाले हैं फ्यूचर में। तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और हमसे फ़ायदा लेते रहें और हमसे जुड़कर हमें हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही। आप सबों का दिन शुभ हो और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।